हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास से हम लोग हमारे क्लास 11th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करते हुए यूनिट वाइज चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बतला दूं कि हमारे क्लास 11th के सिलेबस में हमें कौन कौन से यूनिट्स कवर करने हैं। उन यूनिट्स का बस मैं आपको एक नाम बतला देती हूँ कि क्या यूनिट रहेगा और उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग हर एक यूनिट की डिटेल में डिस्कशन करना शुरू कर देंगे फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 8। तो चलिए, क्लास 11th में इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है आपका, सबसे पहली बात आप जान लें कि यहाँ पे क्लास 11th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको 2 पार्ट्स कवर करने हैं, यानी कि जो हमारा सिलेबस रहेगा क्लास 11 का वो 2 पोर्शन में बटा हुआ है। एक है आपका पार्ट ए और एक है पार्ट बी। दोनों ही पार्ट में आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो आपको कवर करने हैं ना, वो 4 हैं हर एक पार्ट में। पार्ट ए में भी 4 यूनिट्स पढ़ने होंगे आपको, पार्ट बी में भी 4 यूनिट पढ़ने हैं। यानी कि टोटल इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे आपके, वो 8 होने वाले हैं। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है हमारा, और ये 100 मार्क्स जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 80 मार्क्स का थ्योरी होने वाला है और 20 मार्क्स जो रहेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के लिए होंगे। ठीक है, 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स ईच करके आपके 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे। टर्म 1 में जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 40 मार्क्स का रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ध्यान दीजिएगा, टर्म 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। ये एग्ज़ाम हमारा कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन पे रहता है। उसके बाद टर्म 2 का एग्ज़ाम होता है, और टर्म 2 के एग्ज़ाम भी आपके 40 मार्क्स के होंगे। और ये टर्म 2 जो है ये सब्जेक्टिव पैटर्न में एग्ज़ाम होता है हमारा। ठीक है, जहाँ पे आपको डिटेल में क्वेश्चंस का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर करना होता है। इस तरह से 2 पोर्शन में हमारा एग्जामिनेशन होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कौन कौन सा यूनिट प्रिपेयर करना है फॉर टर्म 1, फॉर टर्म 2, ये मैं आपको बतला देती हूँ। सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि पार्ट ए जो है, इस पेपर का नाम क्या रहेगा हमारा, इस पार्ट का नाम क्या है। तो जो पार्ट ए है ना, उस पोर्शन का नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। नाम से जैसा आपको पता लग रहा है कि इस पार्ट में हम लोगों को इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके पढ़ना है। मतलब सिंपली ये पोर्शन आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन रहेगा। स्टैटिस्टिक्स से आप जो थोड़ा बहुत कुछ समझते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम पर आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड ज़रूरी पढ़ा है। हम लोग उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स के अलावा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में और भी कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमिक थ्योरीज़ में उनके क्या यूजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इन सारी चीज़ों को हम पार्ट ए में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हम लोगों को टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने होंगे। शुरुआत यूनिट नंबर 1 से होगी, और यूनिट 1 में आप बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, पढ़ेंगे, जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, चूँकि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का भी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स,
ये दो पार्ट में दो मेन टॉपिक रहने वाले हैं आपके यूनिट 1 में, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उनका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते ही हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 2 हम शुरू करेंगे, जहाँ पे यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड presentation of data. Unit 2 is completely about data. Data जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, डेटा शब्द या डाटा आप इसको बोल सकते हैं। हिंदी में डेटा मतलब होता है आंकड़े किसे कहते हैं, उसका कलेक्शन कैसे होता है, उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। डेटा के प्रेजेंटेशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इस तरह से यूनिट 2 जो है वो आपका कंप्लीटली रिलेटेड है डेटा कलेक्शन, उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन से। ये यूनिट जो है इसमें हम लोग कुछ चैप्टर्स में इस यूनिट को कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे उसमें हम कलेक्शन ऑफ डाटा की बातें करेंगे। डेटा कलेक्शन क्या होता है, कितने तरीके हैं डेटा कलेक्शन के, किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जहाँ पे मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी देखेंगे। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का एक इंट्रोडक्शन जो होगा वो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी ले चुके होंगे। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब भी आप समझ लें तो डेटा कलेक्शन ही होता है, ठीक है। बट डेटा कलेक्शन में जब आप स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करने लगें, किसी भी तरह के मेथड्स जिनको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, जब आप उनका इस्तेमाल करते हुए डेटा का कलेक्शन करते हैं तो उस मेथड को हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहते हैं। चैप्टर 2 में हमें उसी मेथड के बारे में जानना है कि जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है उसके टोटल कितने तरीके हैं, कितने तरह से किया जा सकता है। मेन इसमें आपको 2 मेथड्स पढ़ने होंगे। इसमें आपको पढ़ना है सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। इसी यूनिट के अंदर की बातें हो रही है, जहाँ पे थर्ड यूनिट में हम देखेंगे हाउ टू ऑर्गेनाइज अ डाटा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कैसे किया जाता है, क्या मतलब होता है, क्या पर्पस है, और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक और बातें। छोटा सा है ये चैप्टर, फटाफट से डिस्कस करेंगे और ये फिनिश हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑफ दिस यूनिट, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू प्रेजेंट अ डेटा या हाउ टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कितने तरीके होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन के 3 मेन तरीके हैं और वो तीनों तरीके क्या हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो हम हमारे चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। ये 4 चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो आपका यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर चैप्टर्स के नंबर्स को देख करके बिल्कुल डरना नहीं है कि 4 चैप्टर है, बहुत बड़ा हो गया ये तो यूनिट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चैप्टर्स में कैटेगराइज में ना करूं तब भी जितना कंटेंट इस यूनिट के अंदर है उतना तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो एक बेसिक सा हमने क्लासिफाई कर दिया है टॉपिक को इनटू सम चैप्टर्स, सो दैट कि एक आसानी रहे समझने में और कोई घबराने जैसी बातें नहीं है, ठीक है। उतना ही कंटेंट पढ़ेंगे जो हम उस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, ओके। देन फिर यूनिट 2 खत्म होगा और यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में यूनिट 3 इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इस
चैप्टर में बेसिकली आपको क्या करना है, तो ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है ना, दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। जो मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा हुआ है, उसके अलावा वो तो पढ़ेंगे ही यहाँ पे, उसके अलावा हम और भी कुछ बेसिक टूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, जिनको हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो ये जो यूनिट थर्ड है, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ कैलकुलेटिव पोर्शन, और इस यूनिट में आप अगेन कुछ चैप्टर्स में इसको हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो इस यूनिट में हमें पढ़ना है वो चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ना मेन आपको मीन मीडियन मोड, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में। भाई मीन क्या है, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे करते हैं कैलकुलेशन, अलग अलग सीरीज में मीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कितने तरीके हैं मीन को कैलकुलेट करने के। उसके अलावा हम बात करेंगे मीडियन के बारे में, व्हाट इज़ मीडियन, कितने तरीके हैं मीडियन कैलकुलेट करने के, अलग अलग सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये तमाम बातें मीडियन के साथ एंड मोड के साथ, ठीक है। चैप्टर 1 इतना ही है। देन चैप्टर 2 जहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इस यूनिट में हम लोगों को मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ना है, जो कि आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना होगा आपको। और स्टैटिस्टिक्स में तो भाई फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हाउ टू अप्लाई अ फॉर्मूला इन द कैलकुलेशन, बस वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, आपको ये सारे टॉपिक जो हैं वो बड़े आसान लगेंगे। फिर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 में हम यहाँ पे कोरिलेशन पढ़ेंगे, अगेन अ न्यू टॉपिक। कोरिलेशन भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका इस्तेमाल हम कैलकुलेशन वगैरह में करते हैं, और ये भी, इसकी भी कुछ बेसिक सी थ्योरी जानेंगे, व्हाट इज कोरिलेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट, क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं कोरिलेशन में, ये सारी बातें। देन चैप्टर नंबर 4 जहाँ पे आप पढ़ोगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर एक नया स्टैटिस्टिकल मेथड है, जहाँ पे हम सीखेंगे कि होता क्या है इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर चैप्टर के ख़त्म होने के साथ ना हमारा जो यूनिट थर्ड है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो चारों चैप्टर्स हैं ये कम्प्लीटली न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसमें हम कम्प्लीटली कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जो कि हम पढ़ते वक्त सीखेंगे और इनका कैलकुलेशन कंप्लीट करते जाएंगे। यूनिट थर्ड के कंप्लीट होने के बाद आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 4। तो बेसिकली आप समझ लें कि जो यूनिट 4 है ना, ये हम पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? बिकॉज़ इसमें ये ना थ्योरी पोर्शन है और ना ही ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। ये जो यूनिट है इसमें हम लोग डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उनका, ये सारी बातें जो रहेंगी वो हम यूनिट 4 में करते हैं। तो बेसिकली यूनिट 4 आपका एक प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो कि हम ये जो 20 मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया 80 + 20, तो ये 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहता है जो स्कूल में, कॉलेजेस में अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट एंड द सिचुएशन ये कराया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको बात समझनी है तो आप इतना समझो कि पार्ट ए में हम लोगों को 3 यूनिट ही पढ़ने होते हैं, यूनिट 1, 2 एंड 3। ये 3 यूनिट्स ख़त्म करोगे, पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा भाई। इकोनॉमिक्स के 50% सिलेबस को आप कवर कर चुके होंगे। फिर हमारा शुरू होगा पार्ट बी। पार्ट बी जो है इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पार्ट बी इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे कंप्लीटली
इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में हमको जानना है कि इंडिया जो है वो जब से आज़ाद हुई है तब से लेकर अब तक उसके किस तरह के डेवलपमेंटल पैटर्न रहे हैं, क्या किस तरह से इंडियन इकोनॉमी डेवलप हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग को अडॉप्ट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इन तमाम बातों को आपको पार्ट बी में कवर करना है। पार्ट ए और पार्ट बी में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीटली अलग अलग पोर्शन होने वाले हैं ये दोनों, ठीक है। 4 यूनिट आपको यहाँ पे भी कवर करने हैं। शुरुआत होगी हमारे यूनिट नंबर 5 से, चूँकि 4 तक यहाँ हो चुका है तो यूनिट 5 से। नाउ यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस पढ़ने हैं ऑफ इंडिया या इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1947 टू 1990, ठीक है। ये यूनिट ना इंडियन इकोनॉमी के एक तरह से हिस्ट्री के बारे में है, काइंड ऑफ, ठीक है। पॉलिसी से रिलेटेड, उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड कि इंडिया की जो इकोनॉमी रही है उसमें आज़ादी के बाद से लेकर अब तक किस किस तरह के चेंजेस हुए हैं, हमें ये सारी बातें इस यूनिट में करनी है। तो ये यूनिट 1947 से 1990 तक की बात बतलाता है। इस यूनिट को भी हम लोग 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे। चैप्टर नंबर 1 जहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया आज़ादी के वक्त कैसी थी, उसके क्या हालात थे, हमें ये सारी बातें करनी है। 1947 से 1950 तक के बीच की बातें करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इसी यूनिट के अंदर, जहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है। बेसिकली आपको इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज़ के बारे में जानना है कि what are the policies adopted by the government of India from 1950 to 1990। याद रखिएगा 1950 से लेकर 1990 तक के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस किस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया। पॉलिसीज़ देखो 3 बात ही करेंगे, क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करे गए, क्या मतलब कौन कौन से, पॉलिसीज़ के अडॉप्शन से क्या बेनिफिट मिला, मेरिट्स क्या क्या रहे, और सेकेंडली डिमेरिट्स क्या क्या रहे। भाई पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी गई थी तो उससे फ़ायदे नहीं हुए, कुछ डिमेरिट्स भी रही, पॉलिसीज़ में नीतियों में कुछ कमियां देखी गई तो क्या थी, वो तमाम बातें हम यूनिट 2 में करेंगे। यहाँ पे 2 यूनिट आप पढ़ लोगे, आपका जो यूनिट 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, यूनिट 5 में। फिर यूनिट नंबर 6 हम शुरू करेंगे। यूनिट 6 में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सिंस 1991। इंडियन इकोनॉमी में सुधार की नीति अपनाई गई थी 1991 के टाइम पीरियड में। 3 बातें अगेन यहाँ पे भी आप करोगे। सबसे पहली बात, रिफॉर्म का मतलब क्या होता, क्या है रिफॉर्म, ठीक है, मतलब सुधार, ये मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो रिफॉर्म का मतलब सुधार, आर्थिक सुधार की नीतियों को अपनाया गया था 1991 में। दूसरी जो ज़रूरी बात आपको जाननी है, क्यों करी गई थी, रीज़न क्या था, पुरानी पॉलिसीज़ में क्या गड़बड़ी थी कि नई पॉलिसीज़ लानी पड़ी, तो रीज़न जानेंगे। और तीसरी जो ज़रूरी बात करनी है आपको वो ये कि किस तरह से सुधार किया गया, कौन कौन सी नई पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया आफ्टर द रिफॉर्म इन 1991। ये 3 बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 7 पे पहुंचेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन या करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया,
इंडियन इकोनॉमी बेसिकली, सो इंडिया में शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। तो इंडिया में ना यूनिट 7 इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स बेसिकली, चैलेंजेस जो कि इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंट टाइम पे फेस कर रही है। ऐसा है कि सिलेबस बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो प्रॉब्लम्स है ना इस सिलेबस में जो इंक्लूड किए गए थे वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, वो प्रॉब्लम्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो वो करंट चैलेंजेस ना अभी भी करंट चैलेंजेस ही हैं, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ना कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ोगे पॉवर्टी। भाई सबसे बड़ी समस्या है देश में गरीबी। क्या होती है, क्या कारण है गरीबी के, कैसे ठीक कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने कैसे ठीक करने की कोशिश करी, इन सारी बातों के साथ पॉवर्टी का चैप्टर ख़त्म करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है रूरल डेवलपमेंट। वही होता क्या है देश में, रूरल डेवलपमेंट के क्या पॉलिसीज़ हैं और पॉलिसीज़ के क्या सक्सेस रेट रहे और क्या फेलियर रहा। फिर चैप्टर नंबर 3 जहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्लो है, फास्ट है, आखिर है क्या, बताने की ज़रूरत नहीं है और सस्पेंस जैसा कुछ है नहीं, आप समझ सकते हैं कि थोड़ा स्लो है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्लो क्यों है, पहले तो होता क्या है, फिर स्लो क्यों है, उसके ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बढ़ाया जाता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें हम लोगों को चैप्टर नंबर 3 में करनी है। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर इसी के अंदर पढ़ोगे। और ऐसा है ना कि ये सारे चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, इसलिए हम थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स में इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है इसमें, जो कि एक करंट चैलेंजेस है इंडियन इकोनॉमी का। तो वो फिर वही सारी बातें, एम्प्लॉयमेंट में भी वही बातें, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द पॉलिसीज़। सबसे पहले तो कारण क्या है बेरोज़गारी के, कैसे ठीक कर सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी है देश में बेरोज़गारी की समस्या को ठीक करने के लिए, रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज़ को भी इवैल्यूएट करेंगे थोड़ा, एंड देन चैप्टर ख़त्म करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ऐसा है कि कंट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोज़गारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, यही सारी कमी है, ठीक है। देश में अशिक्षा की समस्या है। अगर आप ही से मैं पूछूं कि बताइए इंडियन इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स, तो आप ही बताओगे कि देश में गरीबी के साथ साथ शिक्षा की कमी है। देश में आप बता दोगे कि स्वास्थ्य के जो अवसर हैं या स्वास्थ्य रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़, वो भाई कम है, तो वो भी एक समस्या है। अब रीज़न ये है कि उनसे रिलेटेड जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ना देश में, वो कम उपलब्ध है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कम है, कैसे ठीक करा जाए, क्या गवर्नमेंट के उपाय हैं, वो सारी बातें आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी होगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 होगा जहाँ पे आप पढ़ोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है, बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि देश में पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं क्या क्या हैं, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, ये सारी बातें। और लास्ट में एक और चैप्टर के साथ, एक और टॉपिक के साथ इस यूनिट को ख़त्म करेंगे, और वो यूनिट है, वो चैप्टर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चों महंगाई। जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। क्यों इन्फ्लेशन देश में बढ़ता जा रहा है समय के साथ, जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, 1947 से हम आज के डेट में हैं, तो महंगाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। वो भी एक समस्या है देश की, कैसे ठीक किया जाए, क्यों बढ़ रही है, ये सारे बातों के साथ चैप्टर नंबर 7 ख़त्म होगा। और ये सातों चैप्टर आप पढ़ लोगे तो यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इतने सारे चैप्टर्स देख करके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, ख़त्म तो तुमको ऐसे भी करना ही है, चाहे मैं चैप्टर लिखूँ ना लिखूँ, यूनिट ही लिख के छोड़ देती तब भी पढ़ना पड़ता। तो इसलिए आसानी के लिए मैंने थोड़ा यूनिट को चैप्टर्स में कैटेगराइज कर दिया है। यूनिट 7 कंप्लीट करेंगे तो यूनिट नंबर 8 पे पहुँचेंगे। यूनिट नंबर 8
जहाँ पे हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी। हम करेंगे कंपैरेटिव स्टडी या कह सकते हो कंपैरिजन करेंगे हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया को उसके 2 नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वी हैव टू कंपेयर इन दिस यूनिट और चेक करेंगे कि भाई स्थिति क्या है। स्थिति क्या है से मेरा मतलब है कि प्रेजेंट टाइम पर कंट्रीज़ के कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन सी कंट्री किस पोजीशन पर है, इकोनॉमी जो है वो जिस भी पोजीशन पर है उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों कंट्रीज जो हैं वो आगे पीछे हैं, उनके पॉलिसीज़ में किस तरह का फ़र्क रहा, स्ट्रैटेजीज़ कैसी अडॉप्ट करी गई तीनों कंट्रीज़ में, 3 कंट्रीज़ को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं। पहले तो बात की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। फिर हम लोग तीनों कंट्रीज़ की बेसिक उनके डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ के इंट्रोडक्शन को देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम तीनों कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहला तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या हैं तीनों कंट्रीज़ के, जनसंख्या किस देश की कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, उस बेसिस पे कंपैरिजन होगा। सेकेंडली जीडीपी के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड थर्ड जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तीनों कंट्रीज़ में ह्यूमन के डेवलपमेंट को इंडिकेट करने वाले इंडिकेटर्स लेंगे और उनके बेसिस पे कंपेयर करके देखेंगे कि 3 कंट्रीज़ में से कौन पहली, कौन दूसरी और कौन तीसरी। इन बातों के साथ हमारा यूनिट 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यूनिट 8 के कंप्लीट होते ही आपका पार्ट बी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस बता दिया है, ब्रीफ में लिख दिया है आपके लिए, सो दैट आपको एक ईज रहे, इजी हो जाए आपके लिए कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ना बाकी है। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। नोट कर लेंगे आप इस बात को। और ध्यान दो, मैंने बताया आपको 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, टर्म 1, टर्म 2। तो टर्म 1 में जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ होगा, इसमें जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे वो होंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 और यूनिट 6। जी हाँ, 2 यूनिट आपका रहेगा पार्ट ए से, यूनिट 1 और 2, और 2 यूनिट रहेगा आपका पार्ट बी से, यूनिट 5 और यूनिट 6। 4 यूनिट तुम्हारे टर्म 1 में आएंगे। फिर टर्म 2 जो कि सब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन के साथ एग्जाम्स होंगे, इसमें भी 4 यूनिट हैं, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 7 और यूनिट 8। यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट है, यूनिट 4 होना ना होना बराबर है, तो कुल मिला के 3 यूनिट हैं, यूनिट 3, 7 और 8। ठीक है। यूनिट 3 ये जो कैलकुलेटिव पोर्शन है टर्म 2 का सिलेबस है ये। यूनिट 7 दिस यूनिट एंड यूनिट 8 ये वाला यूनिट, ये 3 यूनिट जो होंगे, यूनिट 4 में होना ना होना बराबर है इसलिए उसको मैं कंसीडर नहीं कर रही। तो 3 यूनिट के साथ आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा और 4 यूनिट के साथ टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा। इस तरह से 2 एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके होंगे 2 पैटर्न में, 2 अलग अलग टाइम पीरियड में हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास गाइडलाइंस है। और हम लोगों को हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, तो हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे टर्म 1 पर। टर्म 1 के सिलेबस में जो जो यूनिट्स हैं हम लोग फटाफट से उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम हमारे टर्म 2 के सिलेबस पर पहुंचेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे फर्स्ट यूनिट से, जो कि रहेगा इंट्रोडक्शन। और इस यूनिट को डिटेल में डिस्कस करने की शुरुआत जो मैं करूँगी वो नेक्स्ट क्लास में करूँगी। आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। देखो, इसमें हम लोगों ने कंटेंट डिस्कस नहीं किया है, बट जो डिस्कस किया है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको ध्यान से देख लें, नोट कर लें। मैं कहूँगी आपको कि आप इसको नोट कर लीजिए, सो दैट कि एक आपको पैटर्न मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि हमें कैसे कैसे इस पे आगे चलना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, विच इज़ इंट्रोडक्शन। थैंक यू।